स्वागत करती हूँ आपके इस नए चैप्टर पे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती का। और मैं भी अच्छी हूँ, आप लोग के साथ मैं भी तैयारी कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान हमारे सिलेबस में है। मैं आप लोग को सिलेबस में टॉपिक दिखाना भूल गई, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही हैं और आते ही है। 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, इससे ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है भाई संविधान की? संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि संविधान है, तभी हम अपने आप को किसी गलत कार्य करने से बचा पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। जी है, आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान जरूर होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं है, है ना, कि लोकतांत्रिक देश ही होंगे सभी देशों में। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा, अपने सपने के अनुसार रच सके। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो, हमारे समाज का जो मूलभूत स्वरूप क्या हो, ये कौन बताता है? संविधान बताता है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय होते हैं, है ना, उनके बीच कई बातें समान होती हैं। हाँ, कई बातें समान होती है, कई भिन्न होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हो। मेरे जैसे बहुत सारी चीज़ें, कई बातें एक दूसरे का समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे मुद्दे एक दूसरे से सहमत हो। मेरी बात से आप सहमत हो, उनकी बात से मैं सहमत हूँ, सबका अलग अलग विचार होता है। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है, यहाँ पे देख लीजिए, संविधान नियम, मेन पॉइंट, नियमों का एक ऐसा समूह है जिनको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए। देखते हैं आगे। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपने अधिकृत नीति में शामिल किया। कब? 1934 में। किसने? राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान को, राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान को संविधान सभा के गठन की मांग के लिए पहली बार क्या किया था? अपनी मांग को शामिल किया था, है ना, नीति में अपने। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई। मतलब हम भी जब शिक्षक भर्ती की मांग करते हैं तो जैसे जैसे पास आते जाता है ना, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हम और मांग बहुत वो करने लग जाते कि हमारी मांगे पूरी हो। इसी तरह स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई थी। अतः दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया गठन? 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। पृष्ठ 2 पर दिए गए चित्र में संविधान सभा के कुछ सदस्यों को दर्शाया गया है, हम देखेंगे इसको। आगे देखते हैं। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। कब किया?
दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद, है ना, 150 साल की अंग्रेजी हुकूमत के बाद भारतीयों को आखिरकार अपनी नियति और भविष्य तय करने का मौका मिला। संविधान सभा के सदस्य ने स्वतंत्रता संघर्ष से उपजे महान आदर्शों को ध्यान में रखते हुए इस काम को गंभीरता से अंजाम दिया। संविधान सभा के कामों के बारे में आप इसी अध्याय में पढ़ेंगे। बगल में दिए गए चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा को एक संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है, ये है जवाहरलाल नेहरू, ये संविधान का सभा पे बैठे जैसे अपनी अपनी बात रखते हैं। देखो अपनी अपनी मांग के लिए कैसे हड़ताल किए गए हैं। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। अक्टूबर 2002 में राजा राघवेंद्र ने गांव में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। तो यहाँ पे कह रहा है नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जनसंघर्ष हुए जो कितने 12 साल तक चले हैं, जिसमें राघवेंद्र ने गांव में माओवादी संगठन को बढ़ते प्रभाव को बहाना बनाकर सेना की सरकार के विभिन्न कामों को कब्जा में लेना शुरू कर दिया था। अब जैसे फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह अपने हाथों में ले ली। ठीक है, राजा कौन? ज्ञानेंद्र। 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली, मतलब पूरा कार्य संभालने लग गए। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा ये जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच गया। मतलब ये 2005 से बागडोर संभाले, उसके बाद 2006 तक अपने शिखर पे ये आंदोलन पहुंच गया था। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए यह चल रहा जन आंदोलन 2006 तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियासतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले जनतांत्रिक आंदोलन के दृश्य ऊपर चित्र में दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा। एक मिनट, ये देखिए क्या हुआ था। नेपाल में पूरी शक्ति जो थी वो राजा, यहाँ पे दिया गया है ना, राजा ज्ञानेंद्र ऐसा कुछ नाम था यहाँ पे। हाँ, राजा ज्ञानेंद्र जो पूरी शक्ति को अपने कब्जे में कर लिया था और लोकतांत्रिक व्यवस्था विस्थापित करे हैं करके, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था है करके यहाँ पे पूरी शक्ति अपने हित में था और लोकतांत्रिक शक्ति दिखाने के लिए बस था। लेकिन ये लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक जो जनता है वो ये आंदोलन करने लग गए। ये आंदोलन में आखिरकार उनको यहाँ पे लोकतंत्र की मांग को लेकर जनतांत्रिक आंदोलन, जिसमें ऊपर दिखाई दे रहा है, जो 2008 में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल में लोकतंत्र बन गया। आखिरकार लोकतंत्र ये बन ही गया 2008 में। तो अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि मूलभूत शब्द से आप क्या समझते हैं, है ना, अपने रोज़मर्रा के जीवन के आधार पर
जो मूलभूत नियम हैं उनके उदाहरण दें। नेपाल की जनता एक ये नया संविधान क्यों चाहती थी? इन बातों का क्या मतलब है, यह समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करते हैं। दोनों घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा है ना, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल के ताजा इतिहास की घटना है ना। यहाँ नेपाल की ताजा इतिहास की घटना है। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी। हाल मतलब अभी अभी एक नेपाल के लोगों ने क्या किया था, अंतरिम संविधान को मंजूरी दी थी। सवाल यह उठता है कि जब नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ गई? अब ये सवाल उठ रहा है कि पहले तो संविधान है लेकिन नेपाल वासियों को फिर से संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ गई? इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले तक नेपाल एक राजतंत्र था, मतलब राजा के हित में चलता था, है ना। तभी वहाँ पे संघर्ष होते थे, आंदोलन होता था। तो क्या होता था, राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था, राजा शासन चलाता था, राजा अपनी मर्जी से कार्य करवाता था, लोकतंत्र नहीं थे। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। सर्वोच्च सत्ता क्या रहेगी? राजा के पास रहेगी। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन चलते रहे थे, है ना। लोकतंत्र की स्थापना, हम लोकतंत्र चाहिए, हमारा संविधान लोकतंत्र हो, ऐसा। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में, यहाँ पे देख लेते हैं, आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। क्या, कब मिली? 2006 में। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उनमें वे आदर्श नहीं थे जो वे नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वे लड़ते रहे, है ना। उनके जो राजा थे वो अपने राजतंत्र स्थापित करना चाहते थे, लेकिन नेपाल के लोग यह राजतंत्र नहीं चाहते थे, वो लोकतंत्र चाह रहे थे। जिस तरह फुटबॉल के खेल में नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह नेपाल को जो राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि नए समाज की रचना की जा सके। जो राजतंत्र में जो नियम थे, है ना, कुछ नियम ऐसे थे जो उसका पालन नहीं किया जा सकता था। तो जब ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी तो पहले के नियम में अभी के जो नियम है वो बदलाव जरूरी है। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। कब अपनाया था? 2015। ऊपर के चित्र के साथ दिए गए अंश में लोकतंत्र के लिए नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। हमने देखा है संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है देश की राजनैतिक व्यवस्था का तय करना। मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में हो रहेगी। इसमें लिखा है, देखिए, नेपाल के पुराने संविधान जब राजतंत्र था ना, उसमें लिखा था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्रिपरिषद के हाथ में रहेगी। जिन देशों के लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है, वही निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है। संविधान क्यों जरूरी है? संविधान इसलिए जरूरी है, अगर संविधान है तभी हमारा देश चल पाएगा। संविधान नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं चलेगा। सब अपने अपनी मनमानी करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कानून बना है, वो कानून नहीं रहेगा तो लोगों में डर नहीं रहेगा तो लोग जैसा मन चाह रहे हैं किसी को मार दे रहे हैं। ऐसा हमारा भारत देश में संविधान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? राजतंत्र का मतलब तो राजा होता है, मेन राजा अपने हिसाब से अपना कार्य करता है, लेकिन लोकतंत्र लोग अपना नेता खुद चुनता है कि हमारा देश चलाने लायक कोई नेता हो, कोई अच्छा इंसान हो, ऐसा, ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। हाँ, रहता है, नेता नहीं बना है तब तक तो हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, हम आपके लिए ऐसा करेंगे। जैसे नेता बन जाता है तो उसका दुरुपयोग करने का डर भी लगा रहता है कि नेता बनने के बाद कुछ उसमें मन में लालच आ गया है या फिर मैं गलत काम, जैसे भी। इसी तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय किससे मिलती है? हमें संविधान से मिलती है। संविधान में नियम रहते हैं, उस नियम के अनुसार जो भी नेता है उनको चलना पड़ता है। ये संविधान बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। राजनेताओं द्वारा सत्ता के लिए दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। राजनेताओं द्वारा सत्ता मतलब हम इस सत्ता में आना चाहते हैं, हम इस सत्ता में हमारी जीत होगी, इस टाइप से हो सकता है आपस में। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट से देखा जा सकता है। चलो समझते हैं। सुरेश अपनी कक्षा में मॉनिटर है। कौन है मॉनिटर? सुरेश। वह दबंग किस्म का लड़का है, दबंग इस टाइप का। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते। अरे ये तो दबंग टाइप का लड़का है, हम इसको मतलब ये अच्छा व्यवहार नहीं करता, एकदम दबंग टाइप का, गुंडे ही ऐसा टाइप का करते रहता है। ठीक है, तो सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है, होशियार होगा तभी मॉनिटर हुआ है। तब वह दबंग टाइप का है तो उसके सहपाठी मित्र लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। क्लास टीचर का नाम है श्रीमती राव, अचानक से कहाँ चली जाती है? बाहर। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। जो सुरेश है वहाँ का मॉनिटर है, मौके का फायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। कोई स्टूडेंट है अनिल, उसको तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। ये बच्चा बोल रहा है। कौन है ये? सुरेश। लेकिन अनिल कहता है लेकिन मैंने किया क्या है? इसने पूछ रहा है मैंने किया क्या है। श्रीमती राव के लौटने पर जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको परेशान कर रहा था। अनिल सबको परेशान कर रहा था, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। ये क्या, कौन बोल रहा है? सुरेश बोल रहा है। किसको? मैडम को। यहाँ पे अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा। मैडम बोल रही है यहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। लेकिन मैडम, अब ये अनिल बोल रहा है, लेकिन मैडम मैंने तो कुछ भी नहीं किया है ना। ये इसके साथ मस्ती कर रहा है। आगे देखते हैं। आप लोग इस कहानी के माध्यम से सुने क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये अपनी शक्ति का, अपनी मॉनिटर शक्ति जो मॉनिटर मिला है उसको शक्ति का ये दुरुपयोग कर रहा है ना, ये कहना चाह रहा है। यहाँ देखते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेता के हाथों में सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सके। जैसे हम नेता हैं, हम आपकी नौकरी लगा देंगे, हमको इतने पैसे दे दो, इस टाइप का जो है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुरुपयोग होने से रोका जा सकता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकार वाले खंड में दिए गए हैं। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश के सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। आगे पढ़ेंगे हम मूल कर्तव्य वगैरह। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये संविधान कहता है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। समानता का जो अधिकार है ये।
यहाँ पे देख लेते हैं, मॉनिटर अपनी शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा है। नीचे दिए गए किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग से दोषी कहा जाएगा? जब वह ठोस तकनीक कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। ठीक, आगे देखते हैं। जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। जब वह थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना करिए। देखिए ये तीनों। लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। नीचे दिए गए एक चित्रपट है जिसके कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया है। चलो समझते हैं। खेलों की घंटी शुरू होने वाली है। ठीक है, या इन लोग बोल रहे हैं, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं। इन लोग कह रहे हैं नहीं हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। एक बोल रहा है कि बास्केटबॉल खेलेंगे, ये बोल रहा है क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, शिक्षक इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों में हाथ उठाकर अपने राय बताने के लिए कहते हैं। ये कहते हैं हा 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 हा, हम जीत गए। यह तो होना ही था, लड़कों की संख्या कक्षा में ज़्यादा है, ये बोल रही हैं। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं क्योंकि उनकी संख्या कक्षा में ज़्यादा है। जनादेश मतलब संख्या ज़्यादा रहे उसकी बात सुना। यहाँ पे मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जा सके। इस तरह के अस्वस्थ हालत लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं जहां बहुमत वाला गुट लगातार ऐसे फैसले लागू करता है। मतलब इस गुट में इतने सारे लोग हैं तो ये ज़्यादा शक्तिशाली है और इनका बात सुना जाए, लागू कर, जिसमें अल्पसंख्याओं की समिति नहीं होती है और इनका नुकसान होता है। जैसा कि आप चित्रपट में पता चल सकता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से हम इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्याकों को किसी ऐसी चीज से वंचित ना किया जाए, ऐसी चीज़ों से ना वंचित किया जाए जो बहुसंख्याओं के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है। अल्पसंख्याकों पर बहुसंख्याओं के इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान की महत्वपूर्ण कार्य है। यह दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है। दो गुटों में क्या होता है, लड़ाई हो जाती है ना। अगर संविधान ना हो तो ये लड़ाई तो पता नहीं चरम सीमा तक पहुंच जाती। इसलिए संविधान की आवश्यकता है जिसके अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं, इंटर कम्युनिटी, या फिर एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं जिसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहते हैं। इंटर और इंट्रा, ये है। यहाँ पे क्या दिया है, हाँ चित्र का। संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारक यह है कि हम खुद को अपने आप से बचा सके। मैंने शुरू में ही कहा था आपको कि संविधान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अपने आप को बचा सके। यह बात सुनने में ज़रा अजीब लगती है, असल में इसका मतलब यह है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे से ढंग से सोचते हैं। ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। संविधान में ऐसी भावनाओं से बचाने के में मदद करता है। हमारे में गलत ख्यालात आ जाना, किसी का बुरा करना, ये सबसे हमें संविधान बचाता है। इसे समझ ले कि नहीं, एक और कहानी है, देखते हैं। शबनम दुविधा में है, उसे कुछ तय करना है। अच्छा, टीवी के लिए है। शबनम क्या है कि इनकी परीक्षा है। एक मिनट, कल की परीक्षा में मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, मैं इसे देखे बिना भी नहीं रह सकती। पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये मेरे 2 अध्याय पढ़ नहीं पाएगी वो। अगर टीवी देखेगी तो पढ़ाई कहाँ से होगा।
शबनम तुम परेशान लग रही हो, ऐसा इनकी मम्मी कहती है। तो शबनम कहती है, मुझे यह टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी टीवी देखने का मन जरूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है, अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो शायद मेरा भी मन नहीं लल जाएगा। ठीक है, अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, नहीं तो मेरे 2 अध्याय के सारे सवाल आए हैं वो छूट जाते। ऐसा शबनम कह रही है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी रोकता है जिनसे उसे बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंच सकती है, जिनमें देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसीलिए अब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए किसी तानाशाह को ही शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन को सौंप देना चाहिए। इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं कर पाएंगे कि लंबे दौर में तानाशाही शासक जो उनके सारे हितों को तहस नहस कर देगा। एक अच्छा संविधान देश की बुनियादी संरचना को इस तरह उन्माद से बचाता है, ऐसे प्रावधानों को आसानी से पलटने नहीं देता जिनके जरिए नागरिकों को अधिकार का आश्वासन मिलता है, उनकी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अब लोकतांत्रिक भी हम देख रहे हैं तो हमको ये सोच में डूब जाते हैं कि हमारे देश को अच्छा तानाशाही कौन है चलाने वाले। शबनम इस बात पर क्यों खुश हो रही है कि उन्हें टीवी नहीं देखा। ऐसी स्थिति में आप क्या करते? सोचिए भाई, आप क्या करते आप लोग। अगर आप बोलेंगे कि मैं ये सीरियल देख लेता हूँ और टीचर भर्ती की पढ़ाई मैं बाद में कर लूँगा, तो जब मेन एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम आप सोचेंगे कि ना मैं टीवी देखता तो ऐसा होता, मैं कुछ पढ़ लेता तो आज मेरा पेपर अच्छा जाता। इस टाइप की है। इस चर्चा में आप क्या समझ जाएंगे, इस संविधान के किसी लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आइए अब निम्नलिखित उदाहरणों के बड़े मूलभूत नियमों तालिका को भरें। इसके जरिए इस बात को दोहराएं कि लोकतांत्रिक समाजों में संविधान इतनी महत्वपूर्ण क्यों निभाता है। उदाहरण है, ये मूलभूत नियम है। उदाहरण में देखते हैं, नेपाल में लोकतंत्र के लिए चले आंदोलन की सफलता के बाद वहां के लोगों ने एक नया संविधान अपनाया। ठीक है, अब मूलभूत नियम कहते हैं ये ऐसे आदर्श है जिससे पता चलता है कि हम किस तरह की शासन व्यवस्था में रखना चाहते हैं। सुरेश अपने सहपाठी अनिल को बेवजह परेशान कर रहा है। हमने ऊपर पढ़ा, लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने का मौका नहीं मिलता उनकी कक्षा में क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। शबनम टीवी देखने के बजाय अपने अध्याय को दोहराने का फैसला लिया। ये हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। आगे देखते हैं। आइए भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयामों का अध्ययन करें और इस बात को समझें कि उपरोक्त बिंदु में कुछ खास आदर्शों और नियम का रूप किस तरह ग्रहण करते हैं। जैसे भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण पढ़ लेते हैं। 20वीं सदी तक आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कई दशक पुराना हो चुका था। 20वीं सदी के आते आते है ना, क्या हो गया था, पुराना लगने लग गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादियों ने इस बात पर काफी विचार किया। किसने विचार किया? राष्ट्रवादियों ने, कि स्वतंत्रता भारत की किस तरह का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भाई। ब्रिटिश शासक के अंतर्गत उन्हें जिन नियमों को मानना पड़ता था वे उन्हें खुद नहीं बनाए थे। औपनिवेशिक राज्यों के लंबे अत्याचारी शासन ने भारतीयों के सामने इतना जरूर स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। उसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। कोई ऐसा तो नहीं रहता है ना कि इसको अलग दे दे, ये सरकार के अंदर में नहीं है, ये लोकतांत्रिक के अंदर में नहीं है, ये ऐसा नहीं है, सबको समान अधिकार। इसके बाद यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन कैसे किया जाए। लोकतांत्रिक अब तो संविधान हो ही गया,
अब इसमें सरकार का गठन कैसे किया जाए, इसमें कामकाज के नियम क्या है, किसी काम को एक आदमी के वश का नहीं है ना, यह काम किसी एक आदमी के वश में नहीं है, बहुत सारे काम रहते, एक इंसान थोड़ी ना कर पाएगा। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया, जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठक होती रही कि किसको क्या काम देना है, कौन कौन सा जिम्मेदारी उठाएगा, ये सब इसके लिए क्या होते रहा, संविधान की बैठक होती रही। संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की एक जबरदस्त भावना थी। भावी संविधान के एक एक प्रावधान पर जमकर चर्चा हुई और सभी लोग सहमति विकसित करने के बारे में गंभीर थे। उपरोक्त चित्र के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल दिखाई दे रहे हैं, जो संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के इन सदस्यों के सामने एक बड़ी जिम्मेदारी थी। वही जिम्मेदारी कौन किसको क्या, हमारे देश में कई समुदाय थे, उनकी ना तो भाषा एक थी, ना धर्म एक था और ना ही उनकी संस्कृति एक थी। वैसे भी जब संविधान लिखा जा रहा था, उसी समय हमारा देश भारी उथल पुथल से गुजर रहा था। जब हम संविधान बना रहे थे तो हमारे देश में उथल पुथल मची थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था, उस टाइम हुआ नहीं था लेकिन तय हो चुका था कि बंटवारा होगा। कुछ रियासतें तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगे। जनता की सामाजिक आर्थिक स्थिति भयानक थी, हम इधर जाएंगे या पाकिस्तान में जाएंगे, ऐसा। संविधान सभा के सदस्य के सामने सारे मुद्दे थे, लेकिन उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहादुरी से पूरा किया, है ना, और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए संविधान के प्रति गहरा सम्मान दिखाई देता है। और उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक है आर्थिक सुधार के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका काफ़ी जोर से दिया गया था। ये लोकतांत्रिक जो इसमें सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, जनप्रतिनिधियों के चयन के लिए जनता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आगे के हिस्से में भारतीय संविधान के कुछ मुख्य आयाम का उल्लेख किया गया है। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता, एकता, सामाजिक आर्थिक सुधार, प्रतिनिधित्व से संबंधित उपरोक्त चिंताओं को लगातार ध्यान में रखिए, जिनमें से इस दस्तावेज को लिखने व जूझ रहे थे। इनमें समझाने की कोशिश कीजिए कि उन्हें स्वतंत्रता को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन चिंताओं को किस तरह हल किया जाए। संघवाद पढ़ेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं किसकी फोटो है, अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारतीय संविधान का जनक कौन है तो क्या लिखेंगे आप, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास था कि संविधान सभा में उनकी हिस्सेदारी से अनुसूचित जातियों को संविधान के प्रारूप में कुछ सुरक्षात्मक व्यवस्था मिली है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि भले ही कानून बन गए हो, अभी भी अनुसूचित जाति का बेफिक्र नहीं हो सकती है, क्योंकि इन कानूनों का संचालन स्वर्ण हिंदू अधिकारियों के हाथों में ही है। इसीलिए उन्होंने अनुसूचित जाति के आह्वान किया कि वे सरकार के अलावा लोक सेवाओं में भी बढ़ चढ़कर शामिल किए, इन अनुसूचित जातियों को आगे बढ़ाया है। संघवाद, इसका मतलब यह है देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना। संघवाद किसे कहते हैं, आपसे उसमें क्वेश्चन में पूछ दिया जाए या ऑप्शन इतने सारे रहे, संघवाद ऐसा होता है, संघवाद ऐसा नहीं होता है, एक ही लोग मिलके बने रहते हैं, इतने लोग मिलके बने रहते हैं, तो इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें का होना, एक से ज़्यादा स्तर में सरकारों का होना क्या कहलाता है, संघवाद। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं। हमारे देश में
राज्य स्तर पर सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकार है। पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है। इसके बारे में आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं, हम अभी पढ़े नहीं हैं लेकिन देखेंगे अगर हमारे सिलेबस से रिलेटेड है तो। कक्षा 7 की किताब में अपने राज्य सरकार के कामकाज को देखा था। ठीक है, हम भी देख लेंगे, हमारे सिलेबस चेक करेंगे इसमें राज्य सरकार है कि नहीं, देख के हम उसको भी पढ़ेंगे। इस साल हम केंद्र सरकार के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। भारत में इतने सारे समुदाय की उपस्थिति का सीधा मतलब यह था कि यह शासन की एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें राजधानी दिल्ली में बैठे मुट्ठी भर लोग भी पूरे देश के फैसले ना लेने लगे। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई ताकि इलाकों के हिसाब से अलग फैसले भी लिए जा सके। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का स्वैताधिकार है। भारत के सभी राज्यों के कुछ मुद्दे पर, है ना, राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मानना पड़ता है। यहाँ पे लिखा है राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को, सभी जो राज्य है, केंद्र सरकार, राज्य है तो उनका केंद्र ही होगा, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मानना पड़ता है। किसको? राज्य को। कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए संविधान में कुछ सूचियां दी है जिसमें बताया गया है कि कौन से स्तर की सरकार किस मुद्दे पर कानून बना सकती है, ये सूची में दिखाया गया है। इसके साथ संविधान यह भी तय करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने कार्य के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है। संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व नहीं होते हैं, है ना। संघवाद के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है कि राज्य जो है वो केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व में रहे, उन्हें भी संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। किसको? राज्य को। भारत के सभी लोग इन सभी स्तरों की सरकारें द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं, है ना। भारत के सभी लोग जितने भी सरकार द्वारा बनाए गए जो कानून है, नीतियां हैं, उनके अंतर्गत आते हैं। या नहीं कि हमारा ये फैसला है, हम ये ऐसा कर दें। यहाँ पे देखते हैं, जब संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकृति दी तो सभा के सदस्य A.K. अय्यर ने कहा था कि यह कदम आम आदमी और लोकतांत्रिक शासन की सफलता में गहरी आस्था का द्योतक और इस विश्वास पर आधारित है कि वयस्क मताधिकार के जरिए लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना ज्ञानोदय लाएगी। यह आम आदमी के कुशल क्षेम जीवन स्तर, सुविधा और बेहतर जीवन स्थिति को प्रोत्साहन देगी, ऐसा कहा था A.K. अय्यर ने। ऑस्टिन जी 1966 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशनल क्लेरेंडन प्रेस ऑक्सफोर्ड। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं। संसदीय शासन पद्धति, सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, है ना। सरकार के सभी स्तर, बहुत सारे स्तर होते हैं जिसकी प्रतिनिधियों का चुनाव क्या करते हैं, लोगों के द्वारा किया जाता है। कक्षा 7वीं की कांता की कहानी में इसके बारे में, और जैसे लोग कतार में जैसे वोट डालने के लिए खड़े रहते हैं ना। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है ना। ऐसा नहीं है, 18 साल से जितने भी है उनको वोट डालने का अधिकार है। संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे, संविधान सभा के सदस्य जब संविधान की रचना कर रहे थे तो उन्हें लगा कि स्वतंत्रता संघर्ष ने भारतीय जनता को वयस्क मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य बना दिया है। उन्हें विश्वास था कि इनसे न केवल लोकतांत्रिक सोच व तौर तरीकों को प्रोत्साहित मिलेगा, बल्कि जाति, वर्ग और औरत मर्द के फर्क पर आधारित ऊंच नीच की बेड़ियों को भी तोड़ा जा सकता है। आज की अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले औरत और मर्द में बहुत ज़्यादा फर्क समझा जाता था। तो ये संविधान के कारण ही औरत मर्द में फर्क पर आधारित ऊंच नीच की जो बेड़ियां हैं उनको तोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। प्रतिनिधि चुनाव, हम किसको अपना नेता मानेंगे, ऐसा सबको हक रहता है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है।
इसके अलावा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति सभी व्यक्ति, आप भी मैं भी चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे भी हो, चाहे हम गरीब से हो, चाहे हमारे समाज में अच्छा बर्ताव है नहीं है, ये मायने नहीं रखता। ये प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोकतांत्रिक कार्य पद्धति में प्रतिनिधित्व क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप इसी पुस्तक की दूसरी इकाई में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं शक्तियों का बंटवारा। अब संविधान में किसको कितनी क्या शक्ति मिली है ये देख लेते हैं। संविधान के अनुसार सरकार की 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के कितने 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विधायिका में क्या होते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोग का समूह है जो कानून को लागू करने और शासन चलाने का काम करती है। कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना और शासन चलाना। और विधायिका का क्या है, निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। और शासन करना क्या है, कार्यपालिका का है। न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। जैसे न्यायालय, कोर्ट वगैरह जाते हैं, उसमें उसकी व्यवस्था होती है, वो क्या होती है, न्यायपालिका कहा जाता है, जिसके बारे में आप इस पुस्तक की इकाई 3 में पढ़ेंगे। सरकार की किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियां एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इस बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है और इस तरह तीनों अंग के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। जिसको अपनी अपनी शक्ति दे दी जाए, आपकी शक्ति ये है, आप इतना ही कार्य कर सकते हैं, इसके अलावा आप दूसरे के अनुसार नहीं कर सकते। तो ये जिनको जिनको जो शक्ति मिली है, उनके एक दूसरे पर अंकुश लगा सकते हैं, अंकुश कर सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं संविधान सभा के सदस्यों को भय था, अब उनको भय हो गया कि कार्यपालिका इतनी ताकतवर ना हो जाए कि विधायिका के प्रति अपने दायित्व की उपेक्षा करने लगे। इस आशंका को ध्यान में रखते हुए सभा ने ऐसे कई प्रावधान बैठक हुए, है ना, संविधान में शामिल किया गया, जिनके जरिए शासन की कार्यकारी शाखा द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की सीमित और नियंत्रित किया जा सके। मतलब सभी कुछ सीमित और नियंत्रित कार्य एक दूसरे को खिलाफ ना हो, यह दायित्व यहाँ एक सभा में दिया, बैठक होती है, उसमें चर्चा हो रही है। इस राज्य में राज्य शब्द का अक्सर इस्तेमाल किया गया है। ध्यान रखें, इसका मतलब ये नहीं होता कि राज्य सरकार हो, जी नहीं। जब हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सरकार के भिन्न अर्थ में लेते हैं। जैसे सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून बनाना, है ना, सरकार की क्या जिम्मेदारी है कि कानून बनाना और उसको लागू करना। लेकिन चुनाव के जरिए सरकार भी बदल सकती है ना। हमको ये सरकार ने इतने सालों में क्या किया है, हम इस सरकार को बदल देते हैं, ऐसा होता है। पर राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है, राज्य क्या होती है, एक ऐसी राजनीतिक संस्था होती है जो निश्चित भूभाग में रहने वाले संप्रभु लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे छत्तीसगढ़ और जिसका जो राज्य है, जिसके अपने नेता है, वो सब प्रभु अपने ही प्रतिनिधित्व, अपने ही राज्य के लोगों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करते हैं। इस आधार पर हम भारतीय राज्य नेपाली राज्य आदि की बात कर सकते हैं। जैसे नेपाल के लोगों ने जो किया था, लोकतांत्रिक सत्ता की मांग के लिए बहुत से नारे धरने लगाए थे। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। भारतीय राज्य की एक लोकतांत्रिक सरकार है। सरकार या कार्यपालिका, इसमें ब्रैकेट में दिखा है सरकार या कार्यपालिका, राज्य का एक हिस्सा होती है। सरकार जो होती है वो क्या होती है, राज्य का एक हिस्सा होती है। राज्य का मतलब सरकार से कहीं ज़्यादा व्यापक होता है, उसे सरकार के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप लोग समझ रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ और कमी लग रही तो भी बताइएगा, मैं अपने आप को सुधारूंगी।
मौलिक अधिकार पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार, जैसे ये बहुत जरूरी है, IMP मोस्ट IMP समानता का अधिकार। इसके बहुत सारे नियम हैं और अनुच्छेद ही हैं, लेकिन इसमें अनुच्छेद नहीं दिया गया है। इसको हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। समानता का अधिकार, कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। जी हाँ है, लेकिन आज की डेट में ऊंच नीच देखा जाता है कानून भी। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के धर्म के अनुसार नहीं, किसी के जाति के अधिकार नहीं, किसी आर्थिक स्थिति को देखकर नहीं, सबके लिए कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या है, समान है। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा समानता का अधिकार में लागू है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पे सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। इस ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है तो वो होटल में नहीं जा सकता, यहाँ का खाना नहीं खा सकता, ऐसा नहीं है। सबको समान अधिकार है। रोजगार के मामले में भी सबको में भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य के किसी साथ भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। ये हमारे सिलेबस में भी है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम किए हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता। देखो, इसमें इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्तित्व और भाषण की स्वतंत्रता है ना, हम भाषण दे सकते हैं, भाषण की स्वतंत्रता है। सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, आप अपना सभा बना सकते हो, संगठन बना सकते हो। देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने का कोई भी व्यवसाय, पेशा या कारोबार करने की अधिकार आप शामिल है। कहीं भी गुपचुप ठेला लगा के खोल लीजिए, कहीं भी, मतलब आपको स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है। ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिक को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, सबको अपना अपना अधिकार है अपना धर्म चुनने का। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्था खोल सकते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसमें क्या है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो अदालत में जा सकता है। ये संवैधानिक उपचार का अधिकार है। हमको लगता है कि हम इसमें पास हो जा रहे थे, हमको कम नंबर मिला, तो आप जा सकते हैं अदालत में। संवैधानिक उपचार का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। तो अभी पढ़ लेते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान का अंतरात्मा भी कहलाता है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए, मान लो, तो मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था। इसीलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्रता भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिक को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरकुश इस्तेमाल से बचाते हैं, है ना। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिक को राज्य की सत्ता, मनमाने, निरकुश इस्तेमाल से बनने से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्ति के सक्षम व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते हैं कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्याओं से अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा की आश्वासन भी संविधान दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है।
पहला, हर एक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा, ये कहा था कि ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार किया गया था। ये किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने। मौलिक अधिकारों के अलावा हमारे संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व का भी है। इसके मौलिक अधिकार के अलावा संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्व भी लिया है। भारतीय संविधान जैसे संविधान सभा के सदस्य ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज़्यादा सामाजिक आर्थिक सुधार लाया जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीति बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा सामने रखें। यहाँ पे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया है, जैसे कि यदि 14 साल का एक बच्चा कालीन कारखानों में मजदूरी करता है, यदि किसी राज्य का नेता कोई दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम कराने से रोकता है, यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी महिला है, ये सब क्या है? मौलिक अधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्म मतलब अपना अपना धर्म। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जिसमें राज्य अधिकृत रूप में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। इसके बारे में हम अलग अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसे होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश अपने प्रतिनिधित्व के जरिए साकार चाहते हैं। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते हैं उसके नियम से खेल भी बदल जाता है, उसी तरह देश के संविधान भारी बदलाव आ जाते हैं, वहीं देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। नेपाल में यह देख चुकी है, वह लोकतंत्र बनाने की जरूरत के साथ साथ एक नए संविधान की भी जरूरत थी। ऊपर हमने संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल दिखाई देते हैं, उन्हें समझने में मुश्किल भी महसूस होती है। हमारा संविधान कैसा है? लचीला है और थोड़ा कठिन, मतलब मध्यम वर्ग में है। लेकिन अभी आप इसके बारे में ज़्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्याय में भी अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से इनका अर्थ जान जाएंगे। एनसीईआरटी से पढ़ना थोड़ा इजी लगता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ। अब अभ्यास में आ गए, जैसे कि ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों में जिक्र किया है वे कई बार काफ़ी जटिल, ये हम पढ़ चुके हैं। ये देख लेते हैं उपरोक्त तस्वीर। ये तस्वीर, ये महात्मा गांधी जी। उपरोक्त तस्वीर में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। सबसे ऊपर वाले चित्र में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे चित्र में संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। सबसे निचले चित्र में बाएं क्रम में लोग दिखाई दे रहे हैं। जयश्राम दास, दौलत राम खाद, कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मंथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री तथा पीछे जगजीवन राम यह श्रम मंत्री खड़े हैं। ये देखिए, ये सब खड़े हुए हैं। संविधान के मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाए कर्तव्य कौन से होते हैं, लोकतंत्र में नागरिकता द्वारा इन कर्तव्यों का पालन कैसे है। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखा चित्र, तस्वीर अथवा उन कविताएं लिखिए जहां इन कक्षा में हम चर्चा करके पढ़ सकते हैं। ये अभ्यास है, ये मानचित्र आप स्किप करके भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसे लगा? अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।